हेलो विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को नमस्कार। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की अंतरा पुस्तक का 5वां लेसन है रघुवीर साय। फिर विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके आल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें ताकि निचलो कक्षाओं का सभी को लाभ मिल सके। रघुवीर साय का कवि परिचय है। रघुवीर साय का जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। वहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर साय पेशे से पत्रकार थे। पेशे से यानी पत्रकार का कार्य किया करते थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक इन्होंने दिनमान का भी संपादन किया। सन 1990 में उनका निधन हो गया। रघुवीर साय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। इन्होंने अपनी कविता में व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को अभिव्यक्ति दी है। रघुवीर साय का एक कवि परिचय था। इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है वसंत आया, हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है। उसका पहला पद है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी अशोक का कोई पेड़ पर कोई चिड़िया कौकी कूकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर छुरमुराए पांव तले ऊंचे तरोवर से गिरे बड़े बड़े पिराए पत्ते। जैसे 6 बजे सुबह कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं तरुयन पेड़, कुहू की चिड़िया की स्वाभाविक आवाज कुहुकना, कूकना का तद्भव रूप, चुरमुरा यानी चरमराने की आवाज, तरुवर यानी वृक्ष, पेरा यानी पीले हुए, फिरकी यानी चक्री, लकड़ी का खिलौना जो जमीन पर गोल गोल घूमता है। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश रघुवीर साय की कविता वसंत आया से लिया गया है। इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आगमन के माध्यम से आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। पहले पद की व्याख्या है, कवि कहता है कि जिस प्रकार बहन अपने बड़े भाई को दा कहकर संबोधित करती है, उसने स्नेहपूर्ण और मीठी वाणी में किसी बंगले के पास अशोक वृक्ष पर बैठी कोई चिड़िया, संभवतः कोयल होगी, कुहकने लगी। आवागमन के कारण चहल पहल भरी सड़क के किनारे बिछी हुई लाल बजरी पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे पीले पीले पत्ते पैरों के नीचे आने से चरमराने लगे। प्रातःकाल 6 बजे की हवा ऐसी लगने लगी जैसे वह अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई हो। कहने का आशय कि शीत ऋतु के तुरंत बाद वसंत का आगमन होता है। आनंद से खिली हुई हवा हिलोर लेती हुई आई और फिरकी के समान घूमकर चली गई। कवि कहता है कि इस प्रकार के वातावरण में फुटपाथ पर चलते हुए मैंने जाना कि वसंत ऋतु आ गई है। भाव यह कि प्रकृति में बदलाव एक स्वाभाविक परिवर्तन है जो ऑटोमेटिक रूप से आता है, किंतु हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में शहरी जीवन संस्कृति के कारण प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने अंदर वसंत के उल्लास यानी खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। सिर्फ राह चलते या आते जाते उसका आगमन जान लेते हैं। विशेष आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य है। आकर्षक बिंब विधान है। भाषा में सरल, आंचलिक एवं देश शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो वसंत पहली कविता में ही वसंत कविता के पहले पद में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बहन अपने भाई को दा कहकर के संबोधित करती है, उसी प्रकार से मीठी वाणी में
किसी बंगले के पास अशोक वृक्ष पर बैठी हुई कोई चिड़िया अर्थात कोयल कूकने लगती है। आने जाने के कारण, चहलकदमी के कारण सड़क के किनारे जो लाल बजरी बिछी हुई है उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पीले पीले पत्ते आकर के नीचे गिर गए और पैरों से चरमराने लग गए हैं। सुबह 6 बजे हवा ऐसी आती है कि वो अभी अभी गर्म पानी से नहा करके आई हो। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि शीत ऋतु के बाद में वसंत ऋतु का आगमन होता है और आनंद से खिलती हुई हवा हिलोर लेती हुई फिरकी के समान घूमती हुई आती है। कवि कहता है कि इस प्रकार के वातावरण में फुटपाथ पर चलते हुए आज मैंने वसंत ऋतु के आगमन के बारे में जाना। कवि कहना चाहता है इस पद के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कि प्रकृति में जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन आज का मनुष्य आधुनिकता की अंधी दौड़ में शहरी जीवन संस्कृति में इस प्रकार से जीवन जी रहा है कि वो प्रकृति से भी दूर होता जा रहा है। अर्थात आज के मनुष्य को प्रकृति में किस प्रकार से और कब ऋतुओं का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका ही एहसास नहीं हो पाता है। इसका एहसास भी कैलेंडर में देख करके ही होता है। तो वर्तमान समय में किस प्रकार से लोग मॉडरेट लाइफ जी रहे हैं उस पर व्यंग्य किया है। इस कविता का दूसरा पद हम पढ़ते हैं। और ये कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। और कविता ये पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर देखेंगे कई ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रस रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यह सभी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना करती तो अभ्यास करके दिखाएंगे। ये नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं। मदन महीने, कामदेव का महीना, वसंत का महीना, पंचमी यानी वसंत पंचमी, दहर दहर यानी धधक धधक कर, दहकना लपट के साथ जलना, ढाक यानी पलास, बावर यानी आम की बावर, लदे फदे बाहर से दबे हुए झुके हुए, नंदन वन इंदर का वन, आनंदाई वन, मद मस्त यानी फूलों का रस पीकर मस्त, पिक यानी कोयल, कर्तृत्व यानी कार्य, नगण्य जो गिने जाने योग्य न हो। प्रस्तुत पद रघुवीर साय द्वारा लिखित रचित वसंत आया कविता से लिया गया है। कवि को वसंत का आगमन अनुभव से नहीं, कैलेंडर को देखने पर होता है। इसमें कवि ने प्रकृति से लगाव रहित, प्रेम रहित आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से आज मनुष्य को ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं हो पाता है, बल्कि उसको कैलेंडर देखने पर मालूम पड़ता है कि कौन सी ऋतु आ चुकी है, कौन सी ऋतु चल रही है। इस प्रकार से कवि बताता है कि वर्तमान समय में लोग प्रकृति से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली अपना रखे हैं और प्रकृति से प्रेम छोड़ चुके हैं, लगाव हटा चुके हैं। इसी जीवन शैली पर, इसी मॉडरेट जीवन शैली पर कवि ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। इस पद की व्याख्या है। कवि कहता है कि उसने कैलेंडर देख करके जान लिया था कि उस दिन और उस वार को कामदेव का महीने अर्थात वसंत पंचमी आवेगी। इस बात का सबूत ये भी था कि इस दिन कार्यालय की छुट्टी रहेगी। बावये की आपाधापी भरे आधुनिक जीवन शैली में कैलेंडर से ही वसंत के आगमन की सूचना मिल पाती है। कवि कहता है कि वर्तमान समय में लोग आधुनिक जीवन शैली अपना रखे हैं। कौन सी ऋतु कब आती है उसका मालूम अनुभव से नहीं पढ़ करके, कैलेंडर देख करके ही मालूम पड़ता है कि कौन सी ऋतु आ गई है, वसंत ऋतु का आगमन हो गया है और वसंत पंचमी आ गई है। इसका सबूत भी होता है कि आज कार्यालय की छुट्टी है, क्योंकि आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी वसंत ऋतु में आती है, वसंत ऋतु का आगमन होता है। तो वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली कैलेंडर के आधार पर ही वसंत ऋतु की सूचना ले पाती है। तो ये प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए कवि ने अच्छा नहीं माना है। कवि आगे कहता है कि कविताएं पढ़ते रहने से, अर्थात अपने साहित्य ज्ञान के आधार पर उसे पता था कि वसंत के आगमन पर कई ढाक
अर्थात पलाश के जंगल ददकने लगेंगे। वसंत के आगमन से पलाश वृक्ष लाल लाल फूलों से लद जाता है। फूलों के वृक्षों पर बौर अर्थात मंजरें आ जाएंगी। दूर देश के नंदन वन अर्थात आनंदमयी वन भी आकर्षक रंगों, फल फूलों की गंध से लदे हुए यश को प्राप्त करेंगे, अर्थात दूर दूर तक प्रसिद्धि पा जाएंगे। वसंत में फूलों का रस पीकर कोयल और भौरे भी मस्त होकर अपने अपने कार्यों का अभ्यास करते नजर आएंगे। कवि कहता है कि ये सारी बातें तो मैंने कैलेंडर और अपने साहित्यिक ज्ञान के आधार पर जान ली, किंतु मुझे ये नहीं पता था कि आधुनिक शहरी जीवन शैली के कारण एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे वसंत के आगमन का इस प्रकार पता चलेगा। तो कवि इस पद में कहना चाहता है कि वर्तमान जीवन शैली में हमें वसंत ऋतु का या वसंत पंचमी का अनुभव से किसी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। तो हम कैलेंडर देखकर के उसके बारे में जानकारी ले पाते हैं। कवि कहता है कि साहित्यिक ज्ञान होने के कारण मुझे पता था कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो ढाक अर्थात पलाश के जो जंगल होते हैं वो ददकने लग जाते हैं, लाल लाल फूलों से लद जाते हैं। आम के वृक्षों पर बोर अर्थात मंजरी आ जाती हैं। दूर देश के जो नंदन वन होते हैं अर्थात आनंद देने वाले जो वन होते हैं उनमें आकर्षक रंग फल फूल गंध से लद जाते हैं, यश को प्राप्त कर जाते हैं, प्रसिद्धि पा जाते हैं। कोयल भी उस रस को पीकर के आनंदित होकर के कूकने लगती है। भौरे भी मस्त होकर के अपने कार्यों का अभ्यास करने लग जाते हैं। लेखक कहता है कि अब मुझे अफसोस हो रहा है, चिंता हो रही है कि कैलेंडर के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, वसंत पंचमी आ गई है। साहित्यिक ज्ञान होने के कारण मुझे पता था कि वसंत ऋतु आती है, जब वसंत पंचमी आती है तो किस प्रकार से प्रकृति में बदलाव होता है। तो कवि अपने इस करते पर बहुत ही अफसोस करता है, चिंता जताता है। विशेष है आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य प्रकृति से कटता जा रहा है, उसे प्रकृति परिवर्तन की हार्दिक अनुभूति नहीं होती है। इस स्थिति को लेकर आक्षेप किया है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सहज सरल है, बिंब एवं प्रतीक योजना के द्रष्टव्य है। रघुवीर शाह की दूसरी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में जोड़ी गई है। दूसरी, तोड़ो 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 तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती धूप है अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कठिन शब्दार्थ है। धूप यानी घास, व्यापी यानी फैली हुई, व्याप्त, ऊब यानी उदासीनता। प्रस्तुत पद रघुवीर शाह के द्वारा रचित तोड़ो कविता से ली गई है। इस अंश में कवि उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। तोड़ो कविता के पहले पद की व्याख्या है। कवि कहता है कि उपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इन पत्थरों, इन चट्टानों अर्थात पथरीली भूमि को तोड़ करके समतल कर दो। मानव जीवन में जिस प्रकार से व्यर्थ के बंधन रुकावट पैदा करते हैं, उसी प्रकार ये पथरीली भूमि उपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल में रुकावट डालती है। कवि कहता है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि मिट्टी में रस होता है, जिससे दूब अर्थात एक प्रकार की घास उगती है, जिससे पृथ्वी हरी भरी रहती है।
मानव मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों रूपी पत्थर या चट्टानों को हमें तोड़ना होगा। मन रूपी मैदान में दूब रूपी उदासीनता व्याप्त है, उसके द्वारा आधे अधूरे गानों का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसलिए कविता रूपी हरियाली को उगाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात मन को सारी बाधाओं चिंताओं से मुक्त कर प्रफुल्ल रखना होगा, जिससे सुंदर सुंदर फूल रूपी गीतों का सृजन हो पाए। विशेष है तोड़ो 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 और आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मन के मैदानों में अनुप्रास रूपक अलंकार है। भाषा सरल सहज और प्रभावपूर्ण है। रघुवीर शाह तोड़ो कविता के पहले पद में बताते हैं कि उपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जो पत्थर चट्टान पथरीली भूमि है उनको तोड़ करके समतल करना होगा। मानव जीवन में जिस प्रकार से अनेक व्यर्थ के बंधन रुकावट पैदा करते हैं, उसी प्रकार से पथरीली भूमि उपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल में रुकावट पैदा करती है। कवि कहता है कि हमें समझना चाहिए कि मिट्टी में रस होता है, उसी कारण से दूब एक प्रकार की घास उगती है, जिसके कारण पृथ्वी हरी भरी होती है। उसी प्रकार से मानव का जो मन होता है, उसको उर्वर बनाने के लिए पहले से चली आ रही जो रूढ़ी रूपी रूढ़ी परंपराएं हैं, जो पत्थर और चट्टानों की समान है, उनको हमें तोड़ना चाहिए। मन रूपी जो मैदान है, उसमें धूप रूपी जो उदासीनता है वो व्याप्त है, उसको हमें दूर करना चाहिए। इसी कारण से आधे अधूरे गानों का हम निर्माण या सर्जन कर पा रहे हैं। कविता रूपी हरियाली को उगाने का हमें प्रयास करना चाहिए। मन में जितनी बाधाएं चिंताएं हैं, उनसे मुक्त होकर के हमें प्रसन्न रहना चाहिए और सुंदर सुंदर फूल रूपी गीतों का हमें निर्माण करना चाहिए, सृजन करना चाहिए। तोड़ो कविता का नेक्स्ट पद है, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खोज को, गोड़ो 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 गोड़ो। कठिन शब्दार्थ है। ऊसर बंजरे अनुपजाऊ भूमि, चरती परती यानी पशुओं के लिए छोड़ी गई चारागाह भूमि, पोसेगी यानी अंकुरित करेगी पुष्ट करेगी, गोड़ो यानी खोदो। प्रस्तुत पद रघुवीर शाह द्वारा रचित तोड़ो कविता से लिया गया है। इस अंश में कवि ने बंजर भूमि को तोड़ने और सृजन कार्य करने का आह्वान किया है। व्याख्या कवि कहता है कि पृथ्वी और मानव मन दोनों के अनुपजाऊ रूप को समाप्त करके उसे उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है, अर्थात बंजर भूमि को खोदकर समतल कर दो, चारागाह के लिए छोड़ी गई जमीन को तोड़कर उपजाऊ बना दो। जमीन में रस अर्थात जल होता है, जिससे वे बीज का पोषण करती है। कवि कहता है कि मैं अपने मन की खींच और मन की उदासीनता का क्या करूं, क्योंकि धरती को तो खोदकर उपजाऊ बनाया जा सकता है, परंतु मन की झुंझलाहट को हटाए बिना सृजन कार्य कैसे संभव है। जिस प्रकार जमीन को जोतकर खेती योग्य बनाया जाता है, उसी प्रकार मन की उदासीनता को समाप्त करके सृजन में लगाना है, तभी जाकर मन की उदासीनता समाप्त हो सकेगी तथा मनोभावों का विकास हो सकेगा। विशेष है कविता उद्बोधन परक प्रेरणादायी है। मन की खींच और ऊब को तोड़ने की बात कवि कहता है। पुनरुक्ति प्रकाश रूपक अलंकार है। भाषा सरल प्रभावपूर्ण और प्रतीकात्मक है। इस पद के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पृथ्वी और मानव मन, इन दोनों में जो अनुपजाऊ रूप है उसको समाप्त करके उपजाऊ बनाने की हमें आवश्यकता है। बंजर भूमि को तो खोद करके हम समतल बना सकते हैं, चारागाह के लिए छोड़ी गई जो जमीन है उसको तोड़ करके हम उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन हम अपने मन में जो खींच है, जो उदासीनता का भाव है, उसको किस प्रकार से मिटा सकते हैं। जमीन में रस होता है, यानी जमीन में रस रूपी जल होता है जो बीज का पोषण करता है। धरती को यदि हम खोदेंगे तो ये उपजाऊ बनेगी, लेकिन हम अपने मन की खींच या झुंझलाहट को किस प्रकार से हटा करके सृजन में लगा सकते हैं, निर्माण में लगा सकते हैं। लेखक कहता है कि जिस प्रकार से जमीन को जोत करके खेती योग्य बनाया जाता है, उसी प्रकार से मन में जो उदासीनता का भाव है, खींच का भाव है, उसे हमें समाप्त करके और सृजन में लगाना चाहिए। तभी जाकर के हमारे मन से उदासीनता या खींच का भाव समाप्त होगा और हमारे मन में अनेक
ऐसे भावों का विकास होगा जिससे हम एक कविता का सृजन कर सकते हैं, गीतों का निर्माण कर सकते हैं, गीतों का सृजन कर सकते हैं। रघुवीर साहकी द्वारा लिखी गई वसंत और तोड़ो कविता, जिनके कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और पद हमने पढ़े हैं, समझे हैं। पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है और सिक्स क्वेश्चन है, जो कि वसंत कविता से लिए गए हैं। तोड़ो कविता से जो क्वेश्चन हमारी पाठ्य पुस्तक के हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है और ये फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन। मेरे विद्यार्थियों, सभी प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं हमने पढ़े हैं। किसी प्रकार से कोई त्रुटि होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।